नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हनुमानगढ़। आप सभी का हमारे जीपीसी हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे सब्जेक्ट ईई 203 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में आज समझते हैं आरएल सर्किट के एनालिसिस को और जानते हैं कि किस तरह से करंट से वोल्टेज 0 से 90 डिग्री के बीच में किसी एक फेज एंगल के साथ लीड करता है और वोल्टेज और करंट के रिलेशन में इंपीडेंस V = IZ जो रिलेशन है वो क्या बात कहता है। एक अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई में हमारे जो तीनों बेसिक एलिमेंट हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र, इनके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन आपस में इंटरकनेक्ट हो सकते हैं सप्लाई के साथ। और हमें इन सभी सर्किटों में जो हमारी इफेक्टिव आरएमएस मैग्नीट्यूड है वोल्टेज की, उसका सर्किट के करंट के आरएमएस मैग्नीट्यूड के साथ क्या रिलेशन है और दोनों में किस तरह के फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं और पावर कैलकुलेशन क्या है, ये एनालिसिस कैलकुलेशन से ज्ञात करना होता है। और एक बहुत सरल सा सीधा मेथड चार्ल्स स्टीमेंस ने हमें फेजर के रूप में अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को डील करने का बताया है। आज एक सरल से रेजिस्टेंस और इंडक्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन को किस तरह से हम एनालाइज करते हैं उसे समझते हैं। अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज सप्लाई के अक्रॉस में एक प्योर रेजिस्टेंस जिसकी ओमिक वैल्यू R ओम है और एक प्योर नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर जिसकी वैल्यू L हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है। इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन सप्लाई वोल्टेज के साथ इंटरकनेक्ट है और जब हम अल्टरनेटिंग सोर्स वोल्टेज लगाते हैं तो इस लीनियर RL कॉम्बिनेशन में एक साइनोसोडल करंट सेम फ्रीक्वेंसी का फ्लो होता है। लेकिन हमें ज्ञात करना है वोल्टेज का पीक मैग्नीट्यूड या RMS मैग्नीट्यूड करंट के पीक या RMS मैग्नीट्यूड के साथ इन सर्किट वैल्यूज ओम में रेजिस्टेंस और हेनरी में इंडक्टर के साथ सप्लाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज के साथ क्या रिलेशन रखता है और करंट और वोल्टेज में क्या फेज डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ R और L जिस तरह से वोल्टेज के साथ जुड़े हुए हैं उस सर्किट में करंट फ्लो का एक ही रास्ता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो सर्किट में R और L है इन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में R का करंट IR और इंडक्टर का करंट IL सप्लाई करंट के बराबर है और जो टोटल सप्लाई वोल्टेज है वो इन दोनों सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टेंस और इंडक्टर में डिवाइड हो रही है। जब इस तरह के RL सीरीज कॉम्बिनेशन के सर्किट में हम कोई साइनोसोडल करंट का फ्लो करते हैं Im sin ओमेगा t, तो जो वोल्टेज है वो उससे किसी फाई फेज एंगल से लीड करती हुई होती है और वोल्टेज का एक्सप्रेशन Vm sin ओमेगा t प्लस फाई हो जाता है। मान लेते हैं कि इस सर्किट में जो वोल्टेज की पीक वैल्यू में √2 का डिवीजन कर दूं तो इसकी RMS वोल्टेज V हमारी अप्लाइड सप्लाई वोल्टेज की RMS मैग्नीट्यूड है और ये जो Im में मैं √2 का डिवीजन कर दूंगा तो वो इस सीरीज सर्किट का RMS करंट मैग्नीट्यूड हो जाएगा जो R और L दोनों में सेम अमाउंट का है। और यहाँ R के अक्रॉस वोल्टेज अगर VR है और L के अक्रॉस वोल्टेज VL है तो हमें जानना है कि वोल्टेज की RMS वैल्यू और करंट की RMS वैल्यू के साथ क्या मैग्नीट्यूड और फेज डिफरेंस रिलेशन है और R की वोल्टेज और L की वोल्टेज कितना अमाउंट रखती हैं। जब हम अल्टरनेटिंग सप्लाईज के सर्किट्स सीरीज कॉम्बिनेशंस में होते हैं उनकी अगर स्टडी कर रहे होते हैं तो करंट को एक रेफरेंस फेजर के तौर पे ले लेते हैं क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हुए सभी सर्किट एलिमेंट्स के लिए कॉमन है, एक जैसा है। हम इस करंट को रेफरेंस लेते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन पे 0 फेज एंगल के साथ मानते हुए अलग अलग एलिमेंट में जो वोल्टेज है वो करंट के साथ क्या रिलेशन रखती हैं उन्हें अलग अलग निकालकर फिर किरचॉफ के वोल्टेज लॉ इक्वेशन का इस्तेमाल करके जिसमें टोटल वोल्टेज R और L की वोल्टेज का सम होगा उसका इस्तेमाल करके वोल्टेज और करंट में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। और हम इस्तेमाल करते हैं स्टीमेंस की फेजर अप्रोच। फेजर अप्रोच को इस्तेमाल करने के लिए हमें सर्किट का फेजर डायग्राम बनाना होगा। और ध्यान रहे फेजर मूलतः रोटेटिंग वेक्टर है लेकिन हम स्टडीज की कन्वीनियंट के लिए टाइम को जब फ्रीज कर लेते हैं तो घूमते हुए फेजर्स जो सेम फ्रीक्वेंसी के सेम एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं वो जब रुक जाते हैं तो उनकी जो रिलेटिव पोजीशन है वो जो समय के साथ बदलती नहीं है उन पोजीशंस के साथ वो वेक्टर्स हो जाते हैं और उन वेक्टर्स को एनालाइज करके हम सर्किट को समझते हैं। ये सारी बातें बहुत आसानी से जब हम इस सर्किट का RL सीरीज सर्किट का एनालिसिस करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। एक रेजिस्टेंस और इंडक्टर का RL सीरीज सर्किट का फेजर डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस सीरीज सर्किट में करंट कॉमन है जो एक समान R और L में फ्लो कर रहा है। तो हम इस कॉमन करंट को इस सीरीज सर्किट में एक रेफरेंस फेजर के बतौर सर्किट के कॉमन करंट के रोटेटिंग फेजर को घूमते हुए हम हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन के साथ 0 एंगल पे रोक लेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे करंट फेजर की पोजीशन को फिक्स कर
कर देंगे। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे अलाइंड हमारा जो रेफरेंस करंट फेजर है वो जीरो फेज एंगल के साथ यहाँ ऑरेंज वेव फॉर्म में t0 पे अपनी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जीरो के साथ एक साइनोसॉइडल पॉजिटिव पीक बना के जीरो होके नेगेटिव पीक बनाता हुआ अपनी साइक्लिक वेरिएशंस बनाएगा साइनोसॉइडली। ऐसी स्थिति में इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये जो वोल्टेज है वो करंट के सेम फेज में होती है। जिस समय वोल्टेज का पीक आ रहा है उसी समय, जिस समय सर्किट में करंट का पीक है उसी समय वोल्टेज का पीक आ रहा है, और दोनों जीरो क्रॉसिंग, चाहे वो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में हो, करंट और वोल्टेज दोनों की एक साथ आ रही है। ऐसी स्थिति में इन वेव शेप्स को हम फेजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक रेजिस्टेंस की वोल्टेज भी करंट के सेम फेज में रिप्रेजेंट की जा सकती है। एक रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में हैं और उनके रोटेटिंग फेजर भी एक जैसी फेज पोजीशन के साथ रोटेट होते हुए उनके दोनों के पॉजिटिव पीक या दोनों के पॉजिटिव से नेगेटिव जाते समय जीरो क्रॉस या नेगेटिव पीक पोजीशन या फिर वापस इनिशियल जीरो पोजीशंस को इंडिकेट कर रहे हैं। और किसी भी पोजीशन पे आप देखेंगे तो करंट फेजर और वोल्टेज फेजर को एक ही लाइन में एक जैसी फेज कंडीशन पे इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता हुआ बताएंगे। और यहाँ पीक वोल्टेज और पीक करंट के बीच में ओम्स लॉ रिलेशन है Vm इजिकल टू IMR। हम इस रिलेशन में √2 का डिवीजन करके इसे RMS मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज अगर RMS VR हो और सर्किट की RMS करंट I है तो V इजिकल टू IR, करंट से रेजिस्टेंस की ओमिक वैल्यू के साथ RMS वोल्टेज का वोल्ट्स में रिलेशन DC सर्किट जैसा ही रेजिस्टेंस में हम पाते हैं। हमने जाना कि एक RL सीरीज सर्किट में जो रेजिस्टेंस की वोल्टेज है वो करंट के साथ सेम फेज में है और RMS करंट और RMS रेजिस्टेंस की वोल्टेज में V इजिकल टू IR वाला रिलेशन है। अब जरा जानते हैं कि सर्किट के करंट के साथ इंडक्टर की वोल्टेज VL का रिलेशन किस प्रकार का है। एक बार फिर इस सीरीज सर्किट में स्टीमेंस की फेजर मेथड का इस्तेमाल करते समय कॉमन करंट को रेफरेंस फेजर ले लेंगे और रेफरेंस फेजर को हम हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जीरो फेज एंगल की पोजीशंस पे रोक लेते हैं। तो हमारा जो करंट है I, ये ऑरेंज फेजर, ये हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे रोक लिया गया है। एक इंडक्टर में वोल्टेज VL L di/dt करंट के टाइम डेरिवेशन पे डिपेंड करती है और जिस क्वार्टर साइकिल में करंट में पॉजिटिव चेंज है टाइम के साथ उस क्वार्टर साइकिल में वोल्टेज पॉजिटिव है, और जब करंट समय के साथ घटता है तो हमारी जो वोल्टेज है वो नेगेटिव हो जाती है। करंट में तेज परिवर्तन के दौरान उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा नेगेटिव है और करंट जब सबसे तेज पॉजिटिव चेंज हो रहा है उस समय उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है। तो हम देखते हैं कि इस टाइम वेरिएशन में वोल्टेज का फेज करंट के फेज से 90 डिग्री लीड करता हुआ साइनोसॉइडल वेरिएशंस करता है, और जो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ऑरेंज वेव शेप को हम रेफरेंस वेव बना रहे हैं, तो जो ये ब्लू वेव है इंडक्टर की वोल्टेज की वो करंट से 90 डिग्री आगे के फेज में है। और जो IM और VM में जो रिलेशन है Vm इजिकल टू IM XL, उसमें √2 का डिवीजन करूं तो L की RMS वोल्टेज सर्किट के करंट के साथ IXL रिलेशन रखती है और XL का मान इंडक्टर हेनरी में जो वैल्यू रखा है उसके साथ रेडियन पर सेकंड में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट ओमेगा L बना है, जिसे हम हिंदी में प्रेरणिक प्रतिघात और अंग्रेजी में इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। R जैसा ओमिक मान है उसका करंट से मल्टीप्लिकेशन वोल्टेज देता है। यहाँ करंट से वोल्टेज क्योंकि 90 डिग्री आगे है तो हम इसे स्टीमेंट्स के हमारे फेजर रिप्रेजेंटेशन में करंट को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे रोक लिया है और हम देखेंगे कि एक इंडक्टर की जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री लीडिंग एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में, जैसा हमने यहाँ चित्र में दिखाया है, उस तरह की हो जाएगी। t0 पे हमारे ये जो रोटेटिंग फेजर्स की रुकी हुई पोजीशन है फ्रीज टाइम कंडीशन पे पोजीशन, वो करंट के इंस्टेंटेनियस वैल्यू जीरो को और वोल्टेज का वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन पीक वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। और जब समय गुजरता है और मेरे फेजर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर वेलोसिटी से रोटेट करते हैं तो जिस समय करंट अपना पॉजिटिव पीक पाएगा उस समय वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड जीरो हो गया है। और समय जब गुजरता है तो फेजर फिर रोटेट होते हैं और करंट अपना वैल्यू तेजी से बदलता हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जीरो क्रॉस कर रहा है। उस समय हमारा जो वोल्टेज है वो पीक नेगेटिव हो गया है और फर्दर रोटेशन ने करंट में नेगेटिव पीक बनाया है तो वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड जीरो हो गया है। और एक पूरी साइकिल के रोटेशन ने यहाँ जो साइक्लिक वेरिएशन है वेव्स का वो दिखा दिया है। हम RMS करंट और RMS वोल्टेज के बीच में रिलेशन को V इजिकल टू IXL याद कर सकते हैं और XL यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस, हिंदी में
प्रेरणिक प्रतिघात है जो रेडियन पर सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी और हेनरी में इंडक्टेंस L का प्रोडक्ट ओमेगा L है। एक RL सीरीज सर्किट में R की वोल्टेज VR और इंडक्टर L की वोल्टेज VL है और इनमें एक समान कॉमन करंट I जब फ्लो हो रहा है तो हमने फेजर डायग्राम बनाते हुए इस कॉमन करंट को रेफरेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फेजर के तौर पे ले लिया था और हमने जाना कि रेजिस्टेंस की वोल्टेज करंट के सेम फेज में करंट की लाइन में ही हॉरिजॉन्टल पोजीशंस पे आ गई है और RMS वोल्टेज रेजिस्टेंस की IR के बराबर है। वहीं इंडक्टर की वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीडिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और L की वोल्टेज IXL, जहां XL इंडक्टिव रिएक्टेंस या प्रेरणिक प्रतिघात है ओमेगा L के बराबर, उसके बराबर है। और हमें पता है किरचॉफ का नियम कहता है कि टोटल अप्लाइड वोल्टेज जो सप्लाई की है वो R और L में डिवाइड होगी और हम किरचॉफ के लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहता है कि सर्किट एलिमेंट R और L की वोल्टेज का फेजर सम, दो अलग अलग फेज पोजीशंस पे R की वोल्टेज और L की वोल्टेज है, उन दोनों का जो फेजर सम है वो हमारी अप्लाइड वोल्टेज है। और फेजर को जब हमने रोटेशन को रोककर समय को फ्रीज करके सिंपल वेक्टर बना दिया है तो R और L जो वेक्टर्स हैं उनका समेशन निकालने के लिए हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं। पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमने R के वोल्टेज के हेड पे L की वोल्टेज का टेल रख के और ये जो डायगोनल बना है जिसमें R की वोल्टेज का टेल और L की वोल्टेज का हेड हम आपस में कनेक्ट कर देंगे और ये मेरी सप्लाई वोल्टेज पैरेललोग्राम से आ गई है। हमने देखा कि एक RL सीरीज सर्किट में जब करंट को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे लिया है, R की वोल्टेज करंट की सेम फेज में है और L की वोल्टेज करंट से 90 डिग्री जब लीड करती हुई फेज पोजीशन पे है तो R की वोल्टेज में जब हम L की वोल्टेज को वेक्टर सम करते हैं तो जो टोटल अप्लाइड वोल्टेज है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेती है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस अगर थ्योरम का इस्तेमाल करें तो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम डायगोनल हाइपोटेनियस जो मेरी अप्लाइड वोल्टेज है उसका स्क्वायर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि अप्लाइड वोल्टेज R की वोल्टेज का स्क्वायर और L की वोल्टेज के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट है। और मुझे मालूम है R की वोल्टेज करंट के साथ IR रिलेशन और L की वोल्टेज करंट के साथ IXL रिलेशन रखती है। साइनोसॉइडल सप्लाई वोल्टेज की R और L के साथ वोल्टेज का जो पाइथागोरस रिलेशन है उसमें हम R की वोल्टेज की जगह IR और L की वोल्टेज की जगह जब IXL लिखते हैं तो यहाँ I स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और वो स्क्वायर रूट के बाहर I के रूप में कॉमन आ जाएगा और यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर R स्क्वायर और X स्क्वायर का ये जो समेशन आया है इसके रूट को मैं एक नया नाम Z दे देता हूँ, जहाँ Z रेजिस्टेंस के और इंडक्टिव रिएक्टेंस के पाइथागोरस कैलकुलेशन से निकला हुआ डायगोनल कैलकुलेशन है। इस Z को हम जैसे डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस होता था उसी तरह की एक प्रॉपर्टी एसी सर्किट में मानते हैं और इसे हम इंपीडेंस कहते हैं। ध्यान रहे, R रेजिस्टेंस, X रिएक्टेंस और Z इंपीडेंस। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो R प्रतिरोध है, X प्रतिघात है। प्रेरकत्व के प्रतिघात को XL को हम प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं और इन दोनों के पाइथागोरस कैलकुलेशन से ये जो रिजल्ट आया है ये Z इंपीडेंस हिंदी में प्रतिबाधा कहलाता है। तो प्रतिबाधा एसी परिपथ का वह गुण है जो धारा प्रवाह का विरोध करते समय धारा के समान अनुपात में विभव की मांग पेश करता है और Z की यूनिट ओम जैसी R की यूनिट या रिएक्टेंस प्रतिघात की यूनिट है उसी तरह से ओम है। अगर आप यहाँ वोल्टेज फेजर डायग्राम VR, VL और टोटल वोल्टेज V के इस ट्राइंगल को देखें तो VR IR के बराबर है, VL IXL के बराबर है और V IZ के बराबर है। अगर मैं इन तीनों में I का डिवीजन कर दूं तो ये R, ये XL और ये Z एक नया ट्राइंगल बन गया है। इस ट्राइंगल को हम इंपीडेंस ट्राइंगल कहते हैं और इस इंपीडेंस ट्राइंगल में ये जो डायगोनल हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर बेस रेजिस्टेंस और परपेंडिकुलर रिएक्टेंस के स्क्वायर के सम के बराबर है। या मैं इंपीडेंस को R और X की पाइथागोरस कैलकुलेशन से निकाल सकता हूं। कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, अगर रेजिस्टेंस 30 ओम और इंडक्टिव रिएक्टेंस 40 ओम हो तो इंपीडेंस Z पाइथागोरस से अगर मैं कैलकुलेशन करूं 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600 जोड़ा तो ये 2500 का अगर रूट लूं तो ये 50 आ गया है। और मैं पाता हूं कि एक स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन में याद कर सकता हूं 3 4 5, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन पाइथागोरस इंपीडेंस को यहाँ 5 गुना 10 का 50 बना रहा है क्योंकि ये 10 का 3 गुना और ये 10 का 4 गुना 3 4 5 एक स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन पाइथागोरस का बनता है। तो आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों ओम में है लेकिन 30 और 40 का जो वेक्टर समेशन इंपीडेंस Z है वो 70 नहीं है, 70 नहीं है, वो पाइथागोरस कैलकुलेशन से आया है और वो इस केस में 50 ओम है। एक दूसरा उदाहरण देखिए, एक दूसरी कैलकुलेशन करता हूं, रेजिस्टेंस 12 ओम है और इंडक्टिव रिएक्टेंस 5 ओम 5 ओम है और इंपीडेंस जो उनकी पाइथागोरस कैलकुलेशन से अगर मैं निकालूं तो 12 का स्क्वायर 144 है और 5 का स्क्वायर 25 है, ये 169, 13 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लूंगा तो ये 13 ओम आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि R और Z की वैल्यू 12 ओम और 13 ओम
बहुत करीब आई है। तो अगर हम जब पाइथागोरस कैलकुलेशन करते हैं तो बेस और परपेंडिकुलर में से एक बहुत बड़ा और दूसरा बहुत छोटा है, तो हाइपोटेनस ऑलमोस्ट बड़ी के बराबर हो जाता है, जैसे कि यहाँ। तो हमें ध्यान रखना है कि इंपीडेंस की कैलकुलेशन रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के साथ सिंपल समीशन नहीं है, बल्कि वो इस ट्राइंगल की भांति एक पाइथागोरस कैलकुलेशन बनेगी। हमने पाया कि अगर एक सर्किट प्योर रेजिस्टिव होता है तो सर्किट का करंट और आर की वोल्टेज सेम फेज में होती है, और अगर एक सर्किट प्योर इंडक्टिव होता है तो सर्किट की करंट और इंडक्टर की वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है और वोल्टेज लीड कर रही है और करंट लैग कर रहा है। लेकिन अगर एक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन हो आर और एल का, तो टोटल वोल्टेज आर की वोल्टेज और एल की वोल्टेज के फेजर समेशन से जो IZ आती है न्यूमेरिकली, यहाँ Z इंपीडेंस है जो आर और एक्स की पाइथागोरस कैलकुलेशन से आता है, जैसा हमने अभी सीखा है उस तरह से होगी। लेकिन आप देखिए कि वोल्टेज का फेज और करंट के फेज के बीच में फेज डिफरेंस आ गया है, और ये एंगल 0 से 90 के बीच में कोई वैल्यू रखेगा जो डिपेंड करेगा कि हमारे सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और सेल्फ इंडक्टेंस की हेनरी वैल्यू के प्रोडक्ट से बनता है, और रेजिस्टेंस है उसका रेशियो क्या है। जरा जानते हैं कि करंट और वोल्टेज के बीच में ये जो फेज डिफरेंस एंगल बनता है वो किस तरह से डिसाइड होता है। हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में इस फेज डिफरेंस एंगल का टेंजेंट देखें तो वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इंडक्टर की वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस की वोल्टेज आ गई है। इंडक्टर की वोल्टेज आई एक्सएल है, एक्स इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और रेजिस्टेंस की वोल्टेज आई आर है, आई सेम है, सीरीज सर्किट में करंट कॉमन है। तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो आ गया है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी और हेनरी इंडक्टेंस के रूप में अगर लिखें तो ये ओमेगा एल अपॉन आर हो गया है। अगर एक सर्किट में ओमेगा एल और आर के न्यूमेरिक वैल्यू ओमिक में बराबर है, दोनों मान लेते हैं 20 ओम है, तो हमारा ये एंगल tan phi 1 होने के कारण 45 डिग्री आएगा। अगर एक्सएल का मान ज्यादा है तो ये एंगल 45 से ज्यादा होगा, और अगर आर का मान ज्यादा है तो ये एंगल 45 से कम होगा। हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में हमें 30 और 60 एंगल के tan 30 और tan 60 की अगर वैल्यू याद है 1/√3 tan 30 और tan 60 की वैल्यू है √3, तो हम एक बहुत खूबसूरत बात जान सकते हैं कि 30 और 60 फेज डिफरेंस एंगल के लिए एक्सएल और आर में √3 का चक्कर है। अगर आर एक्सएल से √3 टाइम्स ज्यादा है, आर बड़ा है, तो ये एंगल 45 से कम 30 होगा, और अगर एक्सएल आर से √3 टाइम्स है, एक्सएल बड़ा है, तो ये एंगल 45 से ज्यादा 60 होगा। तो 30 और 60 में एक्सएल और आर में √3 का रिलेशनशिप होता है, वो हम यहां समझ सकते हैं। अगर हमें एक्सएल और आर की वैल्यू मालूम है तो हम tan इनवर्स करके इस एंगल फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अब अगर हमने करंट को स्टैंडर्ड रेफरेंस 0 फेज एंगल का लिया है तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज उससे फाई एंगल आगे इस रिलेशन में होगी, जहां Vm और Im के बीच में रिलेशन Vm = ImZ है, जहां Z ये इंपीडेंस है जो R और XL के पाइथागोरस कैलकुलेशन से आया है। अगर यही इसी कैलकुलेशन में हम करंट को रेफरेंस लेने के बजाय वोल्टेज को रेफरेंस फेजर ले लेते हैं तो हम कहेंगे कि वोल्टेज से करंट फाई एंगल पीछे है, तो करंट का फेज एंगल ओमेगा टी में से फाई, यही tan phi ओमेगा L अपॉन R से फाई सब्ट्रैक्ट होकर प्राप्त हो जाएगा। और Vm और Im में वही रिलेशन Vm = ImZ, या RMS वैल्यू में वही रिलेशन V = IZ हम निकाल सकते हैं। एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं तो विषय और समझ में आ जाएगा। एक AC सप्लाई के RL सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू 150 ओम और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू 100 ओम है। हमें सर्किट का इंपीडेंस, सर्किट में करंट और जो फेज डिफरेंस एंगल है थीटा वोल्टेज और करंट के बीच में, वो पता करना है, जबकि सप्लाई वोल्टेज की RMS वैल्यू 200 वोल्ट है। हमें R और L के अक्रॉस क्या वोल्टेज एग्जिस्ट कर रही है ये भी पता करना है। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले अगर हमें R और XL दोनों ओम में मालूम है तो पाइथागोरस कैलकुलेशन से इंपीडेंस Z ओम में पता कर लेना चाहिए। अगर L का इंडक्टिव रिएक्टेंस XL ओमिक वैल्यू में नहीं दिया हो बल्कि L हेनरी में दिया हो, तो हमें रेडियन पर सेकंड में जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, अगर फ्रीक्वेंसी f हर्ट्ज में दी हुई है तो 2πf से ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा L से ओमिक XL निकाल लेना है। एक बार XL अगर ओम में मालूम है, R ओम में मालूम है, तो उनकी पाइथागोरस कैलकुलेशन की जा सकती है। या 150 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर 32,500 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट 180.3 ओम के आसपास हो गया है। ये हमारा इंपीडेंस आ गया है। ध्यान रहे 100 ओम और 150 का सम 250 नहीं है, वो पाइथागोरस कैलकुलेशन से 180 है। अब एसी सर्किट में एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, V = I, R नहीं Z होगा, और Z R और X का पाइथागोरस होगा, तो I V/Z होगा। V RMS वोल्टेज 200 वोल्ट, तो करंट RMS आ जाएगा 180.28, जो Z आया उसका डिवीजन करने पे 1.11 एम्पियर। हम करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस एंगल tan थीटा XL अपॉन R जानते हैं, तो थीटा हो गया tan इनवर्स XL/R। XL 100 ओम है, R 150 है, इन दोनों के रेशो का tan इनवर्स हमारी थीटा की वैल्यू आ गई
43.7 डिग्री। ध्यान रहे अगर ये दोनों बराबर होते R और XL तो एंगल 45 होता। अगर R बड़ा है तो एंगल 45 से छोटा है, देखिए आ रहा है। हम R और L के अक्रॉस वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। R की वोल्टेज IR होगी, I और R दोनों मालूम है और ये करंट की सेम फेज में होगी। L की वोल्टेज IXL है और ये करंट से 90 डिग्री लीडिंग कंडीशंस पे होगी। आज की लर्निंग वीडियो का सबसे बेहतरीन पक्ष करते हैं एक RL सीरीज सर्किट में। जब यहाँ ऑरेंज वेव शेप में हम किसी करंट को साइनोसॉइडल टाइम वेराइंग को फ्लो करते हैं तो जो काली वेव शेप में उसकी वोल्टेज है वो फाई एंगल लीड करती हुई होती है। वोल्टेज का जो जीरो इंस्टेंट है वो करंट के जीरो इंस्टेंट कंडीशन से फाई एंगल पहले आ रहा है और इन दोनों साइनोसॉइडल टाइम वेरिएशन से जो इंस्टेंटेनियस पावर का ब्राउन वेव शेप बनती है वो एक डबल फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन है। करंट और वोल्टेज की एक साइकिल हो रही है और पावर के वेरिएशन की 2 साइकिल हो रही है। इस पूरे वेरिएशंस को हम इस इंस्टेंट से समझना शुरू करते हैं और आप देखिए कि करंट इंक्रीज हो रहा है। वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो उनका जो प्रोडक्ट पावर है वो पॉजिटिव है और इस इंस्टेंट से ये जो रेड मार्किंग है उस इंस्टेंट तक करंट जब कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है तो इंडक्टर में हाफ Li स्क्वायर के रूप में जो मैग्नेटिक फील्ड की स्टोर्ड एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। तो मेरे सोर्स की पावर का एक हिस्सा इंडक्टर भी ले रहा है। बढ़ते करंट के साथ रेजिस्टेंस में भी I स्क्वायर R पावर इंक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस की पावर डिमांड भी इस करंट के स्क्वायर फंक्शन से बढ़ती है और इन दोनों का सम यहाँ ब्राउन कर्व में दिख रहा है। इस इंस्टेंट के बाद आप देखिए पावर में एक डिप आ रही है, वो इंक्रीज होने के बजाय करंट इंक्रीज हो रहा है फिर भी पावर डिक्रीज हो रही है। उसका कारण है कि करंट में जो अब इंक्रीज हो रही है उसकी रेट स्लो हो गई है तो इंडक्टर में जो एडिशनल एनर्जी स्टोर करने के लिए पावर चाहिए वो कम हो गई है तो टोटल समेशन कम हो गया है लेकिन अभी भी पावर पॉजिटिव है। इस इंस्टेंट के बाद करंट डिक्रीज होने लग गया है तो आपकी पावर तेजी से घटती है क्योंकि इंडक्टर अपनी पावर का एक हिस्सा रेजिस्टेंस को दे देता है तो सोर्स को जो टोटल पावर इस RL सर्किट को देनी है वो कम हो जाती है। इस नीली डॉट वाली मार्किंग पोजीशन पे इंस्टेंटेनियस पावर 0 हो गई है। ये इंस्टेंट बता रही है कि डिक्रीजिंग करंट के समय जो इंडक्टर एनर्जी रिलीज कर रहा है वही रेट ऑफ एनर्जी रिलीज जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो इस करंट कंडीशंस पे रेजिस्टेंस की है। तो L की रिलीज्ड पावर R ने ले ली है और सोर्स से ना तो R को पावर चाहिए ना L की पावर सोर्स को जा रही है तो इस समय नेट पावर 0 हो गई है। लेकिन इसके तुरंत बाद सर्किट का करंट कम हो गया है, रेजिस्टेंस की पावर डिमांड कम हो गई है, करंट में चेंज ज्यादा तेजी से हो गया है तो L की रिलीज बढ़ गई है तो आप देखेंगे टोटल पावर नेगेटिव हो गई है। L जो अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है वो R को भी दे रहा है और जो सरप्लस रिलीज एनर्जी है वो सोर्स को वापस जा रही है। और फिर जब ये इंस्टेंट हो गई है तो आप देखिएगा कि हमारी नेट पावर 0 हो गई है और इसके तुरंत बाद पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है सोर्स की और इंडक्टर उल्टी डायरेक्शन के करंट के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसमें एनर्जी स्टोर करने लगता है। रेजिस्टेंस चाहे करंट एक डायरेक्शन में हो या दूसरी डायरेक्शन में हो हमेशा पावर कंजम्पशन कर रहा है तो वो भी अपनी पावर रिक्वायरमेंट डिमांड करता है तो इंडक्टर की पावर और रेजिस्टेंस की पावर जुड़ के टोटल पावर इंक्रीज होती है और सेम यही वेरिएशन उल्टी डायरेक्शन के मैग्नेटिक फील्ड के साथ होगा। आप एक पूरी साइक्लिक वेरिएशन में महत्वपूर्ण बात समझेंगे कि इंडक्टर बढ़ते करंट के समय एनर्जी को स्टोर करता है और घटते करंट के समय जब वो एनर्जी को रिलीज करता है तो उसकी सारी एनर्जी सोर्स को वापस नहीं जाती क्योंकि रेजिस्टेंस लगातार एनर्जी लेता रहता है। तो जब इंडक्टर की रिलीज्ड एनर्जी रेजिस्टेंस की डिमांड से ज्यादा होती है इस टाइम पोजीशन में उसी समय इंडक्टर की एनर्जी सोर्स को नेगेटिव होकर फीड होती है। अन्यथा इंडक्टर की रिलीज्ड एनर्जी रेजिस्टेंस में भी लगातार यूज होती है तो इंडक्टर जितनी स्टोर करता है उतनी रिलीज करता है लेकिन लेते समय वो सारी एनर्जी सोर्स से लेता है लेकिन वापस करते समय कुछ एनर्जी रेजिस्टेंस भी कंज्यूम करता है तो सोर्स को जो नेगेटिव एनर्जी मिलती है वो कम मिलती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यहां देखी जा सकती है, करंट और वोल्टेज के बीच में जितना फेज डिफरेंस होगा उतना ही बड़ा ये नेगेटिव पावर का सेक्शन होगा। अगर मेरा सर्किट प्योर इंडक्टिव है इसमें R 0 है तो ये फेज डिफरेंस जब 90 हो जाता है तो हमने देखा था कि पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर का सेक्शन इक्वल हो गया था और एवरेज पावर कंजम्पशन 0 हो गई थी। हमें लगता है कि आप इस वेव शेप्स को एक बार फिर जब एनालाइज करेंगे और वीडियो का ये जो आखिरी पार्ट है इसे एक बार दोबारा सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको कंसेप्ट समझ में आएगी। फिर मिलते हैं इसी सब्जेक्ट की एक और बेहतरीन एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।